नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में मंत्री परिषद की पहली बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मुफ्त राशन योजना की 3 महीने तक बढ़ाने की घोषणा। राज्य के 15 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की गेहूं की गुणवत्ता विश्व स्तरीय। मध्य प्रदेश से अब गेहूं का विश्व भर में किया जाएगा निर्यात। निर्यातकों को उपलब्ध कराई जाएगी सुविधाएं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक की अध्यक्षता। कहा कि हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ पहली बैठक की है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लाभार्थियों को 3 महीने और मुफ्त राशन दिया जाएगा। वहीं अन्न योजना को आगे बढ़ाने से जुड़े निर्णय की जानकारी खुद सीएम ने मीटिंग के बाद अपने दूसरे कार्यकाल की पहली प्रेस वार्ता के दौरान दी। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मध्य प्रदेश से अब गेहूं विश्व भर में निर्यात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की गेहूं की गुणवत्ता न सिर्फ विश्व स्तरीय है बल्कि यहां के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। पिछले 2 वर्षों से हम लगभग 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं प्रोक्योर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को तो गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। एमपी वीट के नाम से हर जगह मध्य प्रदेश के गेहूं की साख है और कई कंपनियां अपना आटा बना के भी बेचती है तो एमपी वीट के नाम से बेचती है। हमारे पास गेहूं के भंडार भरे पड़े हैं। अगली फसल भी बहुत जबरदस्त आ रही है। कई बार गेहूं हमारे लिए समस्या बन जाता था कि इतना गेहूं कहां ले जाएं, लेकिन अब ये गेहूं मध्य प्रदेश की ताकत होगा क्योंकि मध्य प्रदेश के इस गेहूं को हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के गेहूं के निर्यात पर मंडी टैक्स नहीं लिया जाएगा और किसान एक लाइसेंस पर मंडी या मंडी से बाहर के किसानों से गेहूं खरीद सकते हैं। साथ ही निर्यातकों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एक फैसला हमने ये किया है कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर हम मंडी टैक्स नहीं लेंगे। प्रतिपूर्ति उसकी हम एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को, व्यापारियों को, उनको कर देंगे। हमने ये भी आश्वस्त किया है कि मंडी बोर्ड भोपाल में एपिडा का कार्यालय है और इसलिए मध्य प्रदेश के कृषि एक्सपोर्ट सेल के माध्यम से हमने एक्सपोर्ट का सेल भी बनाया हुआ है। उसके माध्यम से निर्यातकों को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे
मध्य प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी गेहूं कहीं से खरीद सकता है। वो चाहे मंडी से खरीदे, वो चाहे मंडी के बाहर खरीदे, किसान के घर खरीदे, किसान के खेत में जाके खरीदे। मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप के माध्यम से क्रय करने की सुविधा उसके पास उपलब्ध है। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि अब हर साल 5 अक्टूबर को में मनाया जाएगा। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के ये एक ऐतिहासिक कदम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि संकेतक प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना और सामुदायिक भागीदारी अभिन्न हिस्सा है। स्थायी समिति ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की ओर से भेजे गए वन्यजीव मंजूरी के प्रस्तावों पर चर्चा की। स्वस्थ जलीय पारिस्थितिक तंत्र हमारे ग्रह की समग्र सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं। डॉल्फिन एक स्वस्थ जलीय पारिस्थितिक तंत्र के आदर्श पारिस्थितिक संकेतिक के रूप में कार्य करती है और डॉल्फिन के संरक्षण से प्रजातियों के अस्तित्व और अपनी आजीविका के लिए जलीय प्रणाली पर निर्भर लोगों को लाभ होगा। मंत्रालय डॉल्फिन और उसके निवास के संरक्षण के लिए कई गतिविधियां संचालित कर रहा है। ये देखते हुए कि डॉल्फिन के संरक्षण के लाभ के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और संरक्षण के प्रयासों में लोगों की भागीदारी अनिवार्य है। स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में देश की 75 उद्यमशील महिलाओं को सशक्त और समर्थ भारत के प्रति उनके योगदान का उत्सव मनाने के लिए नीति आयोग द्वारा विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पेश है ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कारों के 5वें संस्करण का आयोजन किया। कार्यक्रम में 75 महिलाओं को सशक्त और समर्थ भारत के प्रति उनके योगदान का उत्सव मनाने के लिए WTI पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि ये पुरस्कार इन महिलाओं के असाधारण कार्यों को रेखांकित करने का माध्यम है। 75 years of India's independence. We couldn't have celebrated it in a better way than honoring the efforts of 75 dynamic women building India. And I salute all of you and thank each and every one of you for sharing your stories with us. पुरस्कार प्राप्त करने वाली नारी शक्ति की प्रतीक उद्यमशील महिलाओं ने कहा कि ये पुरस्कार उनके काम को पहचान दिलाने के साथ जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। मुझे क्लाइमेट चेंज इस कैटेगरी में अवार्ड मिला है और हमारा कंपनी है स्वच्छा इको सॉल्यूशन। हम सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं, सब मतलब कचरा उठाने का काम करते हैं और बहुत प्राउड करते हैं कि हम वो करते हैं। मुझे इंक्लूसिव एजुकेशन और बच्चों के लिए काम करने के लिए अवार्ड मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जिस तरह का काम कर रहे हैं उसकी सराहना हो रही है। हमारा मकसद है कि इंडिया को हेल्थी, वेल और हैप्पी बनाना है ताकि हम लोगों की आदतें बेहतर करें, तो हमारा देश का पूरा स्वास्थ्य अच्छा होगा और एक हैप्पी तंदुरुस्त नेशन बन सकता है। ये ई-क्लासोपीडिया ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो देशी और विदेशी बच्चों को विभिन्न सब्जेक्टों पर विभिन्न करिकुलम के लिए क्लासेस प्रोवाइड करता है। ये अवार्ड मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं माननीय नरेंद्र मोदी, नीति आयोग और WEP को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। कार्यक्रम में पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी, DRDO की वैमानिकी प्रणाली के महानिदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस, भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य, नेस्कॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष और जानी मानी गायिका ईला अरुण जैसी प्रशंसित हस्तियों द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। नारी शक्ति की प्रतीक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में महिलाओं के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर न केवल ध्यान दिया जा रहा है बल्कि नीति आयोग द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित कर उनको समाज और राष्ट्र के सामने लाने का कार्य भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं ओपी यादव, दिल्ली।
और मंजू की घास जो आमतौर पर ग्रामीण या जंगली इलाकों में बेकार मानी जाती है, लेकिन प्रयागराज में महिलाओं ने इसे अपने जीवन का आधार बना लिया है, जिससे न केवल उनकी आय बढ़ी है बल्कि वह आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। आमतौर पर ग्रामीण या जंगली इलाकों में बेकार समझे जाने वाले मूंज से बने विभिन्न रंगों और डिजाइन में सजावट और रोज उपयोग के ये सामान किसी को भी पहली नजर में अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कभी हुनर के रूप में घर में ही समय बिताने के लिए महिलाएं मूंज से इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं बनाया करती थी, लेकिन बदलते समय में जरूरत के हिसाब से डलिया के अलावा सजावट की वस्तुएं भी बनाने लगी। प्रयागराज के महेबा पूरब पट्टी में आपदा मूंज क्राफ्ट सेंटर इसकी बढ़ती लोकप्रियता का उदाहरण है। मूंज खड़ा हुआ आता है, लेके आते हैं, बेचते हैं, तो हम लोग इसको लेते हैं, लेके और इसको चीर के बनाते हैं और बना के इसको सुखाते हैं, सुखा के इसको एक डलिया, एक वो पतीली रहती उसको रंगते हैं, रंग के सब फैला के उसको बिनते हैं, बिन के डलिया है और वो सीनी है, फूलदान है और वो रिश्ता है, जो कुछ हो यही सब हम लोग बिनते हैं, इसी से खर्चा चलता है। मूंज से बने डेली यूज सजावट और ज्वेलरी के विभिन्न आइटम वो बदलाव हैं जिसके कारण मूंज क्राफ्ट अब एक व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। इसकी डिमांड अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। सरकार की योजनाओं के तहत इन उत्पादों को प्रदर्शनी के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया गया है। इन महिलाओं के जरिए तैयार उत्पाद की मांग अब विदेशों में भी होने लगी है, जिसके कारण इनको अच्छा मेहनताना भी मिलने लगा है। पहले तो हुनर को जिंदा रखने के लिए महिलाएं काम करती थीं, किंतु जैसे जैसे आमदनी बढ़ने लगी, घरों की महिलाएं इस पर निर्भर हो गई हैं। इनका घर का पूरा खर्च अब इन उत्पादों की बिक्री से होने लगा है। इसकी आय दोगुनी हो गई है। पहले जैसे चीज़ें 100 रुपए की थी, अब 200 रुपए की हो गई है। सब्सिडी भी मिलता है, लोन भी मिलता है। इससे सरकार मतलब हम लोग को बहुत सुविधा दी है। इससे हम लोग के भरण पोषण में बहुत अच्छे से सुधार हुआ है। जब से हमारा प्रोडक्ट देशों विदेशों में जाने लगा, प्रदेश में लगने लगा, तो तरह तरह की जैसे डिमांड बढ़ने लगी, जैसे टिको स्टार, पेन स्टैंड, वॉल हैंगिंग, तो ऐसे तो हम लोग सामान अपना पूरा प्रोडक्ट लेके जाते हैं देशों विदेशों में और बेच कर आते हैं। अपना बनाती हैं, बेचती हैं, अपने पैर पे खड़ी हैं। कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन मूंज के बने आकर्षक और सजावटी सामान में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। अच्छी कमाई घर पर ही हो जाने के कारण अब इस कार्य में नई जनरेशन भी आने लगी है। पैतृक हुनर को सीखने में भी आसानी होती है, साथ ही सरकार का भरपूर सहयोग और सुविधाएं इसके विकास की जमानत है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी किसान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव,
अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। और ब्रेक के बाद डीडी किसान में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या-क्या भाव रहा है। देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से सिर्फ 3,70,000 टन ही मक्का का निर्यात हो सका था। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की कीमत उचित लग रही है और भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में वैश्विक बाजार में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत के मक्का की मांग वैश्विक बाजार में बढ़ी है। बांग्लादेश में भारतीय मक्का की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया और नेपाल भी भारत से मक्का का आयात करते हैं। वहीं इन दिनों देश भर में रबी मक्का की बुआई चल रही है। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,80,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 19,31,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 17,50,000 हेक्टेयर ही रहा था। आपको बता दें कि भारत में मक्के की खेती साल भर की जाती है। ये मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है। मक्का भारत में चावल और गेहूं के अलावा भी एक महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 10% है। मनुष्यों के लिए मुख्य भोजन और पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण फीड के अलावा मक्का हजारों औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बुनियादी कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल में लाई जाती है। मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो गुजरात की जंबूसर मंडी में 24 मार्च को मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए, जो कि 25 मार्च को 150 रुपए बढ़कर 1,750 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की बेगू मंडी में 25 मार्च को मक्का का भाव 100 रुपए बढ़कर 2,090 रुपए से 2,190 रुपए हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 24 मार्च को मक्का का भाव रहा 1,930 रुपए। 25 मार्च को यहां इसका भाव 5 रुपए टूटकर 1,925 रुपए पर आ गया। साथ ही महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 24 और 25 मार्च को इसका भाव 2,500 रुपए रहा। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7,70,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 24 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज महज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। कृषि उपज मंडियों में दिनों नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं बात नारियल की पैदावार की करें तो इस साल देश में नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नारियल के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार नारियल की पैदावार 1 करोड़ 45 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1 करोड़ 40 लाख 6 हजार टन ही रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। नारियल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक्मार्कनेट के अनुसार केरल की अंचल मंडी में 24 मार्च को नारियल का भाव रहा 5,100 रुपए, 25 मार्च को इसके भाव में 800 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,300 रुपए पर आ पहुंचा। तमिलनाडु की धारापुरम मंडी में 24 मार्च को नारियल का भाव था 3,070 रुपए, 25 मार्च को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 3,070 रुपए पर टिका रहा। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 25 मार्च को नारियल की खरीद 1,450 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। वहीं कर्नाटक की अरसीकेरे मंडी में नारियल का कारोबार 10,000 रुपए पर हुआ। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नारियल सीजन 2022 के लिए खोपरा के एमएसपी में बढ़ोतरी की है।
उचित औसत गुणवत्ता के मिलिंग खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि बॉल खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और मंडी भाव के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। अगर आपके खेत में गेहूं की फसल दूधिया अवस्था में है तो 5वीं सिंचाई कर ले। दूधिया अवस्था बुआई के 100 से 105 दिन बाद आती है। आखिरी सिंचाई दाना भरते समय यानी बुआई के 115 से 120 दिन बाद होगी। तेज हवा चल रही हो तो सिंचाई रात के समय करें, वरना फसल गिर सकती है। गेहूं की खेती की निगरानी करते रहे। करनाल बंट रोग लगा हो तो प्रभावित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दे। दूसरी ओर गेरुई और झुलसा जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक सलाह से सही दवा का छिड़काव करना चाहिए। गेहूं को चूहों के हमले से बचाने के लिए खेत में जिंक फॉस्फाइड और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की टिकिया का इस्तेमाल करें। पछेती जौ में भी इस समय सिंचाई की जरूरत है। अगर फसल बोए हुए 95 से 100 दिन हो गए हैं तो तीसरी और आखिरी सिंचाई कर सकते हैं। जौ की फसल पकने के तुरंत बाद काट ले, वरना दाने झड़ने लगेंगे और नुकसान हो जाएगा। जौ का दाना हवा से नमी सोखता है, इसलिए भंडारण सही जगह पर करें ताकि उसमें कीड़े ना लगे। जायद मक्का की बुआई फरवरी के अंत तक हो जाती है। अगर आपने भी मक्का बो रखी है तो खेत की सही से देखभाल करें। इसमें कम से कम 2 बार निराई गुड़ाई करनी होगी, पहली 15 से 20 दिन बाद और दूसरी 30 से 35 दिन बाद। अच्छी पैदावार के लिए संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करना होगा। दूसरी ओर बाजरे की बुआई का समय चल रहा है। आप जून जुलाई तक इसे बो सकते हैं। संकर या सामान्य जो भी किस्म चाहे उसे चुन ले। 20 से 40 दिन की फसल होने पर कसौला या खुरपी से खरपतवार निकाल दे। इसमें 3 सिंचाई करनी होगी, पहली फुटाव के समय, दूसरी बालियां निकलते समय और तीसरी दाना बनते वक्त। तरबूज की बुआई के लिए 3.7 से 5 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त हैं। तरबूज की बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 250 से 350 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 90 से 120 सेंटीमीटर रखें। किसान तरबूज की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे अशाई यामातो। तरबूज की एक किस्म जापान से लाई गई है। इसके फल मध्यम आकार के होते हैं, जिनका वजन 7 से 8 किलो तक होता है। फल के ऊपरी छिलके का रंग हल्का हरा और धारी युक्त होता है। गूदे का रंग गहरा गुलाबी। इसके बीज छोटे छोटे होते हैं। 1 हेक्टेयर में इसकी 200 से 250 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। इसके अलावा किसान तरबूज की शुगर बेबी किस्म भी लगा सकते हैं। इसका फल गोल होता है, जिसका वजन 4 से 5 किलो तक होता है। इसके छिलके का रंग नीला काला और गूदे का रंग लाल होता है। इसका फल अधिक मीठा होता है। 1 हेक्टेयर में इसकी औसतन 150 क्विंटल तक फसल हो जाती है। इनके अलावा पूसा बेदाना किस्म भी लगाई जा सकती है। ये बीज रहित किस्म है। इसका गूदा गुलाबी मीठा होता है। तरबूज की अर्का ज्योति किस्म भी किसान लगा सकते हैं। इसका फल 6 से 8 किलो तक होता है। फल के छिलके का रंग हल्का हरा होता है, जिस पर गहरी हरी धारियां होती हैं। गूदे का रंग गहरा गुलाबी और स्वाद बहुत मीठा होता है। अर्का मानिक किस्म की बुआई भी की जा सकती है। इसका फल अंडाकार होता है, जिसका वजन औसतन 7 से 8 किलो तक होता है। छिलके का रंग हरा और धारी युक्त होता है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद अंकुरण के बाद लगभग हर सप्ताह सिंचाई करें। पौध की अच्छी बढ़वार के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है। मिट्टी में पर्याप्त नमी रहने से अच्छी उपज मिलती है। जब फल पक रहे हों तो बहुत सिंचाई नहीं करनी चाहिए। शुरुआती अवस्था में तो 2 से 3 निराई गुड़ाई करें। बुआई के 20 से 30 दिन बाद पहली और 40 से 45 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कलौल के भोयान मोती में कैंसर जागरूकता अभियान कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आरोग्य विभाग के कर्मियों के लिए कैंसर की जांच और निदान के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
रेल व सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि देश की मजबूत होती आर्थिक नीतियों के कारण आर्थिक विकास दर अगले 20 सालों में 8% रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मनोनीत प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ विधानसभा सदस्य भाजपा के रमापति शास्त्री को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई है। राजभवन में रमापति शास्त्री के इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। प्रकृति के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आज अर्थ और मनाया जाएगा। इस अर्थ और के दौरान रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक दुनिया भर में लोग अपनी इच्छा से अपने घर की गैर जरूरी लाइट्स बंद रखेंगे। अर्थ और को दुनिया भर में WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की ओर से हर साल मनाया जाता है। ओडिशा में शहरी स्थानीय निकाय के लिए हुए चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। भुवनेश्वर, कटक और ब्रह्मपुर नगर निगमों सहित 109 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 1899 पार्षदों, 106 अध्यक्षों और महापौरों के लिए 24 मार्च को चुनाव हुए थे। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत के लिए ये गर्व की बात है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। पश्चिम बंगाल में बीरभूम नरसंहार की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने शुरू कर दी है। कल रात प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई की 30 सदस्यीय टीम घटनास्थल पर पहुंची। सीबीआई के डीआईजी अखिलेश सिंह के नेतृत्व में गठित टीम पूरे नरसंहार की जांच करेगी। देश में पिछले 24 घंटों में 1660 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2349 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.75% हो गई है। वहीं देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते देश में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। देश में अब तक 182.87 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 29 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए हैं। और आज के किसान समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ